नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। फैक्ट्री मालिक की निशानदेही पर पुलिस ने की छापामार कार्रवाई। एक और गोदाम से बरामद हुआ भारी मात्रा में फटाके बनाने का विस्फोटक। रिहायशी इलाके में किराए से हो रहा था संचालन। कार्रवाई के दौरान कलेक्टर एसपी रहे मौके पर मौजूद। रेत माफियाओं के आगे बौना दिखाई दे रहा प्रशासन। खैरी में रेत के अवैध भंडारण की जानकारी के बावजूद नहीं हो रही कार्यवाही। रेलवे पुल के नीचे गड्ढा खोदकर किया जा रहा है रेत का परिवहन। हजारों ट्रॉली रेत है डंप। और वार्ड नंबर 10 में भी प्री मानसून के साथ घरों में भरने लगा बरसाती पानी। वार्ड वासियों ने नगरपालिका प्रशासन पर साधा निशाना। गंदगी से बजबजाती नालियां और गंदगी के ढेर से उठने वाली बदबू से परेशान है लोग। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट पुलिस ने रविवार को एक बार फिर खैरी विस्फोट कांड के जिम्मेदार फैक्ट्री मालिक की निशानदेही पर बड़ी मात्रा में विस्फोटक फटाके बनाने का विस्फोटक बरामद किया। बटेरा चौकी वार्ड नंबर 2 के रिहायशी इलाके में की गई इस छापामार कार्रवाई में 12 क्विंटल से अधिक मात्रा में विस्फोटक मिला, जिसे पुलिस थाने के भंडार केंद्र में जमा किया गया है। फटाका फैक्ट्री विस्फोट कांड के बाद प्रशासन इस कारोबार से जुड़े विस्फोटक पदार्थों को लेकर बेहद चुस्त है। जिले भर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को फैक्ट्री मालिक की निशानदेही पर वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ और फटाका निर्माण से जुड़ी सामग्री बरामद की गई। रिहायशी इलाके में की गई इस छापामार कार्रवाई के दौरान जिला कलेक्टर भरत यादव, पुलिस अधीक्षक अमित सांघी सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सीएसपी बालाघाट के साथ पुलिस बल मौजूद रहा। कागज बचे साहब ने आपको फोन किया था। मैसेज चिपक जाएगा। वही पहले बोरी रखो। बोरी को पहले ऐसे खड़ी कर खड़ी ऐसी खड़ी कर दो। हाँ, खड़ी कर कागज है ये जिला प्रशासन के मुताबिक खैरी घटना के बाद सुरक्षा की दृष्टि से जिले भर में फटाका कारोबार से जुड़े लोगों के दुकानों और गोदामों की तलाशी कर विस्फोटक बरामद किया जा रहा है। इसी के तहत आज फैक्ट्री मालिक वाहिद अली से पूछताछ में मिली जानकारी के बाद बटेरा चौकी में गोदाम में विस्फोटक होने की जानकारी मिली, जिस पर पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने विस्फोटक जांच के लिए केमिकल कंपोजिशन सैंपल लिए और बड़ी मात्रा में सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फार्स, एल्यूमिनियम चूरा बरामद किया। अब जो सामग्री है, जो वो फैक्ट्री थी और जो आरोपी है वो यहाँ किराए से जो है हरिशन करते थे कि लिए हुए थे। तो यहाँ पे 17 बोरी सल्फर और 3 जो पैक रहते हैं उसके एल्यूमिनियम पाउडर ये मिला है। ये उसी में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है। और आज एसपी साहब और पूरे प्रशासन पुलिस की टीम है इसको जांच में लिया है। और ये इनकी भी जानकारी में नहीं था। ये बता रहे हैं कि कार्टून रखने के लिए इन्होंने दिया था। और इस दुखद घटना में इनके भतीजे की भी निधन हुआ है। तो ये जांच का विषय है कि मतलब क्या रखा जा रहा है, किसके लिए दिया गया है। सामने वाले ही मकान में एक हजारी है, उनकी भी देहांत हुआ है इसी घटना में। तो कहीं ना कहीं और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, जैसे कि एल्यूमिनियम पाउडर भंडारा की फैक्ट्री से मिला है, सल्फर रायपुर से आया है, कुरियर से भी आया है। तो ये भी जांच का विषय है कि जो सप्लाई करता है, भले ही वो दूसरे राज्यों के हों, वो सही से सप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। सिर्फ बालाघाट का विषय नहीं है, और जगह पे भी जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं तो सप्लाई जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं, ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, कम मात्रा में हो रहा है, निर्देशों के तहत हो रहा है कि नहीं, ये सब जांच का विषय है। और निश्चित तौर पे ये जो आज ये सारी सामग्री की बरामदगी हुई है, इससे ये समझ में आ रहा है कि जो क्योंकि भंडारण भी वही हो सकता है, भंडारण और जगह नहीं हो सकता। भंडारण वहीं पर मिक्सिंग, वहीं पर सुखाना, सारी अनुमतियाँ वहीं की थी उसकी। यहाँ अगर भंडारण हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं जो है बड़ी लापरवाही भी है। और इसमें कलेक्टर ने बताया कि रिहायशी इलाके में जिस तरह से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है, इससे निश्चित ही पुलिस और प्रशासन के सूचना तंत्र की कमजोरी उजागर हुई है। आगे भी फटाका निर्माण से जुड़े कारोबारियों का पता लगाकर ऐसी सामग्री को जब्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा इस मामले में पूछताछ कर यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि यह सामग्री कहां से आई है। उस आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। इनके वो उनका ध्यान तो वही मैं कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये लापरवाही है। और ये कहीं ना कहीं एक तरह से सब एक श्रृंखला है कि भाई
पता सबको है, कोई बताना नहीं चाहता, और पुलिस और प्रशासन भी मतलब जो हमारा अमला है उनकी भी जानकारी में नहीं है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही वाली बात है। बाकी आगे जांच की जाएगी। अमूमन विस्फोटक बटेरा चौकी के रिहायशी इलाके में किराए से संचालित इस गोदाम से बरामद विस्फोटक को लेकर मकान मालिक की भी लापरवाही सामने आई, लेकिन मकान मालिक हरिशंकर खरे ने इस तरह के विस्फोटक के बारे में स्वयं को अनजान बताते हुए पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने बताया कि वाहिद अली उर्फ रज्जू के द्वारा सुतली और खड्डे रखने के लिए गोदाम लिया गया था। इस बारे में उन्हें आज ही पता चला है कि रज्जू के द्वारा विस्फोटक और फटाके भी रखे गए थे। मैंने ही रिपोर्ट किया। आपने पुलिस को सूचना दी? जी। क्या सूचना दी थी? कि हमारे यहाँ पे 3 साल से उसने मटेरियल रखा। किसने? अपने भाई रज्जू ने जी 3 साल से उसको सिर्फ सुतली और क्या कहते हैं खोखा खड्डा चलिए दिया था हमसे जी। और जो 2 तारीख से शादी में थे जी, लखनऊ गए थे। लखनऊ से आए, इसमें मैं हमारे भतीजे के यहाँ जो भागवत चल रही है जी उसमें सम्मिलित हो गया था जी। 6 तारीख को हुआ था, 7 तारीख को जब विस्फोट हुआ उसके बाद मैंने 8 तारीख को जाकर यहाँ क्या क्या मिला जब पुलिस ने सर्चिंग की? यहाँ पे देखिए ना। अच्छा, विस्फोटक पदार्थ 12 क्विंटल का। 3 साल से विस्फोटक रखा था, तो आपने 3 साल से विस्फोटक नहीं रखा था, मैं सिर्फ सुतली और खड्डे के लिए दिया था। कितना किराया मिल रहा था आपको? 2000। जिले में खनिज संपदाओं पर माफियाओं की नजरें लगातार बनी हुई है। बारिश शुरू होने के बाद भी उत्खनन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। माफिया खुलेआम रेत का उत्खनन करने के बाद उसे अवैध तरीके से गांवों में भंडारण कर प्रशासन को चुनौती दे रही है। हाल ही के दिनों में खैरी में हुए विस्फोट के बाद गांव की सड़कों पर हजारों ट्रॉली रेत का भंडार दिखाई दिया, लेकिन प्रशासन है कि सब कुछ जानते हुए भी खामोश है, जिससे रेत का अवैध कारोबार फलता फूलता नजर आ रहा है। गंगा नदी से माफियाओं के द्वारा न केवल रेत का उत्खनन परिवहन किया जा रहा है, बल्कि गांवों के आसपास भारी मात्रा में रेत का भंडारण कर प्रशासन को खुली चुनौती दी जा रही है। ताजा उदाहरण खैरी में विस्फोट की घटना के बाद सामने आया, जहां पर एक रेत माफिया के द्वारा हजारों ट्रैक्टर रेत उत्खनन करने के बाद गांव की सड़कों पर डंप किया गया है, जिस पर न तो खनिज विभाग की निगाह जा रही है और न ही जिला प्रशासन के द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर रेत परिवहन के लिए सड़क पर गड्ढा खोदकर रास्ता भी बनाया गया है। दरअसल रेलवे पुल की ऊंचाई कम होने के कारण रेत परिवहन करने में आ रही दिक्कतों के चलते माफियाओं ने नया तरीका इजाद किया है। रेलवे पुल के ठीक नीचे 4 फीट गहरा गड्ढा खोदकर परिवहन समस्या से बचने का नया तरीका अपनाया है। बताया जा रहा है कि खनिज प्रशासन की मिलीभगत के चलते रेत माफियाओं ने वैनगंगा से उत्खनन करने के बाद गांव के आसपास डंप कर रखा है, जिससे बारिश के समय ऊंचे दामों में बेचकर अधिक लाभ कमाने का प्रयास माफियाओं के द्वारा किया जाएगा। लोगों का मानना है कि खनिज विभाग, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन को भी इसकी जानकारी भली भांति है, लेकिन रेत माफियाओं के साथ अपनी साठगांठ के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वार्ड नंबर 10 लखेरा मोहल्ले का हाल इस समय शहर के सबसे बदतर वार्डों में गिना जा सकता है। वार्ड की हालत ऐसी है कि विकास का रास्ता ही भटक गया है। जर्जर सड़कें और जल भराव तो वार्ड की स्थायी समस्या बन गई है। वहीं सफाई व्यवस्था भी कर्मचारियों की मर्जी पर ही निर्भर है। कहीं गंदगी के ढेर तो कहीं आवारा सूअरों की धमा चौकड़ी, कहीं नाला जाम तो कहीं नालियों में बजबजाती गंदगी से जीना मुहाल हो गया है। कुछ इसी तरह का आलम है वार्ड नंबर 10 लखेरा मोहल्ले में। रविवार को वार्ड वासियों की शिकायत पर जब बीटीवी टीम यहां पहुंची तो वार्ड में सुविधाएं कम, मुसीबतें ज्यादा नजर आईं। वार्ड में प्रवेश के साथ ही मोहल्ले की महिलाओं से हमारी मुलाकात हुई। अपनी परेशानी बताते हुए महिलाओं ने बताया कि वार्ड में नालियों की हालत शहर के दूसरे इलाकों से भी गई गुजरी है। विकास के नाम पर केवल ढिंडोरा पीटा जाता है। उनके वार्ड में महीनों तक साफ सफाई भी नहीं होती है।
ये पानी की वजह से बच्चे जा नहीं पाते और साइकिल लेके वे पानी में ही गिर जाते हैं। और क्या है कि बच्चे की आफत हो जाती है, स्कूल जाने को ड्रेस भी भीग जाती, गिर पड़ जाते हैं बच्चे। बस कम से कम रोड बनी रहे, नाली बन जाए तो बच्चों की समस्या हल हो जाएगी। बीमारियों का कुछ डर भी है? बीमारी तो यानी आम यानी बीमार तो होते ही रहते हैं, सर्दी खांसी बुखार। यानी अभी नई नई शिकायत भी है पानी की वजह से, गंदगी की वजह से। गंदगी से इतनी बास आती है कि बर्दाश्त नहीं कर सकते, मुँह बांध के रखना पड़ता है यहाँ। कुछ महिलाओं ने यह तक कहा कि वोट मांगने सभी आते हैं, लेकिन वार्ड में विकास के नाम पर कोई नहीं पहुंचता। अध्यक्ष से लेकर पार्षद सब झूठे दिलासे देकर वार्ड वासियों को गुमराह करते हैं। शमशाद बेगम ने बताया कि वार्ड में जगह जगह गंदगी और बजबजाती नालियों के कारण उनके घरों में पानी घुस जाता है, जिससे वे बेहद परेशान हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अध्यक्ष तो अध्यक्ष ही है, वोट लेने के लिए सब तैयार होते हैं, मगर समस्या देखने के लिए कोई तैयार नहीं होते यहाँ पे। कितने दिनों से बनी हुई है ऐसी समस्या है? यहाँ तो हमको बता रहे हैं, हम जब से आए जब से समस्या बनी हुई है। तो अब क्या मांग करना चाहते हैं? मांग यही करना चाहते हैं कि कम से कम हमारे सामने से रोड तो ही बन जाए, नाली बन जाए। बच्चे जाते हैं स्कूल जाते हैं, सवेरे बच्चे जूते मोजे पहन के जाते हैं, बच्चों के कपड़े भीग जाते हैं। आप ऐसे ही तो आप आगे बढ़ करके देखो हमारी रोड की क्या हालत है। हम खुद सफाई व्यवस्था भी यहाँ के मोहल्लों की ध्वस्त है। कूड़ेदान की व्यवस्था न होने के कारण जगह जगह कूड़े की ढेर नजर आती है। सफाई कर्मी भी कभी कभी ही आते हैं, जिसके चलते सड़कों से लेकर नाली में पड़े कचरे की सफाई भी नहीं हो पाती है। यहाँ रहने वाले वार्ड वासियों ने कहा कि वार्ड का बहुत बुरा हाल है। ये तो घर पर हमने ये नाली के बारे में समस्या बोले। उन्होंने आके देखा था? जी हाँ देखे, वो तो आते ही रहते हैं, डेली आते हैं। तो क्या कहा उन्होंने, क्या शब्द थे उनके? उन्होंने यही कहा है कि इस तरफ में जो है नाली के लिए लोगों ने जगह नहीं छोड़े, और ये नगर पालिका प्रशासन से मुझे यानी मैं जो काम करवा सकता हूँ वो तो मैं अपना बकायदा करवा रहा हूँ, नाली सफाई करवा रहा हूँ, नाली निकाल देता हूँ। लेकिन अब इस तरफ पीछे जिनके प्लाट है वो अपने प्लाट से तो नाली नहीं जाने देंगे, यानी उन्हें ऐसा कहा है। और हमने कहा है कि नाली की सही व्यवस्था करो, क्योंकि हमारे घर में पीछे पानी पूरा घुसता था। तो बोले कि ये प्लाट वाले के खिलाफ कंप्लेंट करो, कि वो अपने प्लाट पर भरन करवाए तो सही नाली यहाँ से निकल पाएगी। अब ये रोड की वार्ड की समस्या पर पार्षद पति ने चर्चा करते हुए कहा कि वार्ड में सकरी गलियां और जगह जगह लोगों के द्वारा कचरा फेंकने से ही यहाँ का वातावरण गंदा दिखाई देता है। जल भराव की समस्या भी लोगों के द्वारा निर्मित है। जब भी वार्ड में नाली निर्माण के लिए कार्य करने की बात आती है तो लोग अपने प्लॉट से थोड़ी सी जगह तक देना पसंद नहीं करते। ऐसी स्थिति में नालियां नहीं बन पाई हैं। उन्होंने कहा कि सफाई को लेकर वे हमेशा सजग रहते हैं। वार्ड में समय समय पर सफाई अभियान चलाया जाता है। इसका कारण यह है कि ये इतना ही से छोटा क्षेत्र है। ये पहले एक छोटी डोबरी के नाम से तालाब था, जिन लोगों ने खरीद लिए हैं और सीधा अवैध रूप से बनाए। न कोई इसमें नक्शा पास है, न कुछ है, न कुछ है, और ना ही यहाँ से रोड है, ना नाली है। अब इनका प्लाट है ये भाईजान का, इनका वहाँ से लेके इतना लंबा तक के मकान रोड में, इनने नीचे का नक्शा पास कराया। इनको खुद की 2 फुट जगह अपनी छोड़ के नाली के लिए देना चाहिए। इनने वो तो नहीं छोड़ा और 4 फीट इधर की खींच ली। दूसरी बात, अब ये रोड है, पानी भर गया था तो अचानक मैंने नगर पालिका के रोड के हिसाब से मैं पानी निकालने की व्यवस्था कर दिया हूँ। यही लोग यहाँ मिलकर के अगर मेरे को जगह दें, बताएं कि भाई कौन सी जगह है, कौन सी रोड की, तो मैं इसके लिए लिखा पढ़ी करूँ। अवगत कराया गया है इसके पहले भी। अब ये जैसे इधर से मैं नया रोड खोल रहा हूँ, वो पता चला कि मैंने पाइप डाला तो वो प्लाट वाला आ गया कि ये हमारा प्लाट है, ये बोलता है हमारा प्लाट है। नियम में क्या बोलता है कि प्लाट जहाँ पर है और सामने रास्ता है, रास्ते सीधे ही नाली निकली जाएगी, सीधे निकली जाएंगे। तो क्या इसका हवाला आपने उस मैंने सीओमओ के रूबरू करवा दिया हूँ। यहाँ अपने जो प्रभारी हैं, क्या नाम, प्रांशपे जी, उनको भी लाके चेक करवा दिया हूँ मैंने। क्या बोले अधिकारी? और यही बोले हैं कि अब इसका अपन थोड़ा सा बैठ करके निराकरण कर लेंगे, मगर उस बीच में घटना हो गई। 21वीं सदी में वैश्विक दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षा को लेकर रविवार को मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित देवडोला में ओजस ग्लोबल स्कूल का समारोह पूर्वक उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में अतिथि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन और नगर पालिका अध्यक्ष अनिल कुआरे सहित ओजस एजुसर्व बेंगलोर के मैनेजिंग डायरेक्टर यशवंत राज पारसमल शामिल रहे। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित ओजस ग्लोबल स्कूल के शुभारंभ पर मैनेजिंग डायरेक्टर ने छात्र अभिभावकों को शिक्षा के महत्व और उसके उद्देश्य के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि स्कूल की कोशिश पढ़ाई के साथ परंपरागत तरीकों को बदलकर विचार आधारित शिक्षा देने की होगी। बच्चे अपने संस्कारों और मूल्यों को न भूलते हुए इन सभी मूल्यों को साथ रखते हुए शिक्षा के उच्च स्तर को प्राप्त करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। स्कूल के शुभारंभ में उनके अलावा मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुआरे शामिल हुए। साथ ही स्कूल के चेयरमैन कपिल जेठवा, डायरेक्टर जयंती लाल जेठवा सहित सोनल जेठवा और अरुण जेठवा भी मौजूद रहे। उड़ीसा से पहुंचे आनंद कुमार मोहंती ने बताया कि उनके द्वारा भारत के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों में सेवाएं दी है। अब उनको ओजस ग्लोबल स्कूल में सेवा देने का अवसर मिला है, जिसे वे मॉडर्न एजुकेशन के लक्ष्य को हासिल करते हुए प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले मैं भारत के प्रसिद्ध जो शिक्षा संस्थान हैं जैसे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, मीराम्बिका इत्यादि स्कूलों में पिछले 28 साल से कार्यरत रहा हूँ। और इससे पहले मैं अनुभूति स्कूल में भी था जो जलगांव में है। और ये जो शिक्षा संस्थानें हैं ये अलग तरह की शिक्षा प्रदान करती है, जो कि अल्टरनेटिव एजुकेशन बोल के जाना जाता है। वो जो स्कूल जैसे नाम से पता चलता है कि ये भारत की जो अपनी आध्यात्मिक संस्कारें हैं वो बच्चों में लाने की प्रयास करेगा। इसके साथ साथ 21वीं सदी का जो वैज्ञानिक अग्रगति है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वो सबको भी हम लोग साथ में लेके बच्चों को वो प्रदान करेंगे ताकि बच्चा भविष्य के लिए तैयार हो पाए। इसी तरह ओजस एजुसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर यशवंत राज पारसमल ने कहा कि ओजस ग्लोबल अपने नाम के अनुरूप ही बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। वैश्विक दृष्टिकोण के आधार पर 21वीं सदी में संस्कृति और मूल्य आधारित शिक्षा देना हमारी कोशिश है, ताकि विज्ञान के क्षेत्र में भी बच्चे आगे जा सकें। ओजस ग्लोबल स्कूल में हम लोग 21st सेंचुरी एजुकेशन की पद्धति ला रहे हैं, जिसमें बच्चों को 21st सेंचुरी स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी और उसके साथ में ही भारत के मूल संस्कार का परिचय मिलेगा। हमारी ये कोशिश रहेगी कि टीचर्स को मिनिमम 100 आवर्स की ट्रेनिंग मिले और यहाँ पे मैनेजमेंट और प्रिंसिपल के साथ मिलके हम लोग यहाँ पे बच्चों के एक सुनहरे भविष्य की नींव रखें। बौद्ध संघ भरवेली और मुस्लिम समाज के द्वारा शनिवार की शाम नगर में कैंडल रैली निकालकर विस्फोट की घटना में मृत श्रमिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान दोनों ही समुदाय के युवा बड़ी संख्या में मौजूद रहे। खैरी विस्फोट की घटना में मृत श्रमिकों के प्रति बौद्ध संघ और मुस्लिम समाज भरवेली के द्वारा शांति कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। शनिवार को आयोजित इस कैंडल मार्च की शुरुआत बौद्ध विहार अर्जुन कॉलोनी से हुई, जिसमें दोनों ही समुदाय के युवा और लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। डॉक्टर अशोक गुंडानी ने बताया कि खैरी की घटना मानवीय जीवन को विचलित करने जैसी घटना है। घटना में जिन मजदूरों ने जान गंवाई उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए आज कैंडल रैली निकाली गई। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति भी संवेदना जाहिर की। मुस्लिम समुदाय भरवेली एवं बौद्ध समुदाय भरवेली हीरापुर एवं सर्कल बौद्ध संघ भरवेली के अंतर्गत आने वाले सभी बौद्ध अनुयायियों के माध्यम से यह कैंडल मार्च निकाला गया। यह कैंडल मार्च जो खैरी में पटाखा फैक्ट्री में जो दुखदायी दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना में जो भी परिवार के लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, दिवंगत हुए हैं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तमाम युवा साथियों के साथ में, बौद्ध अनुयायियों के साथ में, मुस्लिम अनुयायियों के साथ में यह कैंडल मार्च निकाला गया। हम ऐसी कामना करते हैं कि जो मृत व्यक्ति है उनके परिजनों को इस गहन दुख को सहने के आत्मबल प्रदान हो। इसी तरह मुस्लिम समुदाय के युवा समाज सेवी इमरान खान ने भी मृतक श्रमिकों के प्रति समाज की ओर से शोक संवेदना जाहिर की। उन्होंने बताया कि खैरी फटाखा फैक्ट्री में मृत मजदूरों के साथ मंदसौर में मारे गए किसानों के प्रति आज कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज दिनांक 10 तारीख को यह जो रैली देख रहे हैं आप, कैंडल मार्च खैरी फटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में जो लोग मृत हुए हैं उनको श्रद्धांजलि हेतु बौद्ध समाज भरवेली और मुस्लिम समाज भरवेली द्वारा निकाली गई थी। एवं मंदसौर में जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं उनकी मृत आत्मा की शांति के लिए भी ये रैली निकाली गई थी। और आज यहाँ मुस्लिम समाज भरवेली, बौद्ध समाज भरवेली एवं सभी समाज का भरपूर सहयोग मिला है इस रैली को कामयाब करने के लिए।
जिले में प्री मानसून की बारिश से नगरवासी गर्मी से राहत महसूस करने लगे हैं। लगातार 2 दिनों से नगर सहित जिले के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हो रही है। कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ रही हैं। मौसम विभाग के द्वारा तय समय पर मानसून सक्रिय होने का आकलन सच साबित होते दिखाई दे रहा है। बीते 2 दिनों से मानसून की चाल में बदलाव के बाद झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग की माने तो मानसून तेजी से दक्षिण पश्चिम से आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में पहुंच गया है। इसी के चलते प्रदेश के दक्षिण और मध्य क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। बताया गया कि 1 सप्ताह के भीतर मानसून मध्य प्रदेश के पूरे जिलों में सक्रिय हो जाएगा। इसके बाद लगातार बारिश होने का अनुमान है। इधर रविवार को दोपहर में उमस से परेशान लोगों को भी प्री मानसून की झमाझम बारिश ने राहत दिलाई। देर शाम तक हुई बारिश के बाद नगर में शीतलता का एहसास लोगों ने किया। वहीं शाम के समय लोग खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठाने सड़कों पर भी दिखाई दिए। सदगुरु कबीर प्रगट उत्सव समिति हट्टा के द्वारा शनिवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर कबीर कुटी में जयंती मनाई गई। सबसे पहले झंडा वंदन किया गया और इसके बाद चौका आरती कर महाप्रसादी का वितरण किया गया। कबीर कुटी हट्टा में सदगुरु कबीर जी का प्रगट उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत झंडा वंदन से की गई और चौका आरती के बाद निरुत्तम साहिब द्वारा साहिब पाठ किया गया। इसी क्रम में आकर्षक झांकी निकाली गई, जिसमें संत कबीर के सैकड़ों अनुयायी और संत महंत शामिल हुए। बताया गया कि सुबह गुरु महिमा पाठ, निशान पूजा के साथ कबीर प्रगटोत्सव मनाया गया और रात्रि में भजन एवं सत्संग प्रवचन दिया गया। इस मौके पर कोष्ठी समाज के अध्यक्ष राजू बुर्रे और ताराचंद नंदनवार सहित दशरथ सोनवाने, प्रकाश बुर्रे, शैलेंद्र बुर्रे सहित अन्य ग्रामीण जन शामिल हुए। क्या कार्यक्रम था आज का? आज का कार्यक्रम था कबीर की जयंती थी। उसके उपलक्ष्य में हमने गांव में भ्रमण निकाला द्वारा। उसके बाद कबीर मंडल उसके बाद खाना होने का प्रोग्राम रखे गए, भंडारा का कार्यक्रम रखा गया और प्रसाद के द्वारा उसके बाद रात्रि में मतलब चौका आरती का कार्यक्रम और बीटीवी के नन्हे दर्शक ध्रुव दत्ता का 11वां जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा मम्मी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाचा चाची, मौसी, मौसाजी और दीदी भैया सहित बीटीवी परिवार की बधाई प्रेषित करता है। हैप्पी बर्थडे ध्रुव। इसी तरह बीटीवी की नन्ही दर्शिका अलीसा एवं आलिया खान का आज जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा मोहम्मद अकील, मम्मी सुल्ताना, बड़े पापा, बुआ, भाई एवं दादी सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की ढेर सारी मुबारकबाद अलीसा एवं आलिया। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। फैक्ट्री मालिक की निशानदेही पर पुलिस ने की छापामार कार्रवाई। एक और गोदाम से बरामद हुआ भारी मात्रा में फटाके बनाने का विस्फोटक। रिहायशी इलाके में किराए से हो रहा था संचालन। कार्रवाई के दौरान कलेक्टर, एसपी रहे मौके पर मौजूद। रेत माफियाओं के आगे बौना दिखाई दे रहा प्रशासन। खैरी में रेत के अवैध भंडारण की जानकारी के बावजूद नहीं हो रही कार्यवाही। रेलवे पुल के नीचे गड्ढा खोदकर किया जा रहा है रेत का परिवहन। हजारों ट्रॉली रेत है डंप। और वार्ड नंबर 10 में भी प्री मानसून के साथ घरों में भरने लगा बरसाती पानी। वार्ड वासियों ने नगरपालिका प्रशासन पर साधा निशाना। गंदगी से बजबजाती नालियां और गंदगी के ढेर से उठने वाली बदबू से परेशान है लोग। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।